संविधान के आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? संविधान के आर्टिकल नंबर 4 क्या है? अच्छा, वही जो आर्टिकल 2 और 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाता है। आर्टिकल 4 यही कहता है। क्वेश्चन है आर्टिकल 14 में क्या कहता है? आर्टिकल अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समता का अधिकार, जो यह इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। विधि के समता के अधिकार का संरक्षण किस देश से लिया गया है? तो वह लिया गया है अमेरिका से। आर्टिकल 17 में क्या कहता है? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत के बारे में हमारी संविधान व्याख्या करता है। आर्टिकल 18 में क्या कहता है? उपाधियों का अंत। बोले तो आप उपाधि नहीं ले सकते हैं बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के सेशन होगा लेक्चर नंबर 5 मॉडर्न हिस्ट्री का। हमने पुर्तगाली पढ़ा, डच पढ़ा, उसके बाद फ्रांसीसियों की बारी आई। तो आज के सेशन में फ्रांसीसी तो पढ़ेंगे ही, मुख्य लीडरशिप की भूमिका अदा करने वाला ब्रिटिश को भी पढ़ेंगे और किस प्रकार से ब्रिटिश की भारत में एंट्री होती है। आप तो जानते हैं कि प्रथम पुर्तगाली रहता है वास्को डी गामा, जो भारत में आता है। लेकिन क्या आप बताइए कमेंट करके कि प्रथम अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज व्यापारी भारत पर कब आता है एंड उसका नाम क्या होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेशन में। आज के बहुत ही ललन टॉप और फैंटेस्टिक इंटरेस्टिंग ये होने वाला है सेशन, मज़ा आएगा। और बात करेंगे कि किसको मिलता है दहेज में मुंबई। ये बात मैं 1664-61 की बात करता हूँ और 1661 में किसको क्या मिलता है, और वही जो मिलता है मुंबई फिर बेच दिया जाता है मात्र 10 पाउंड के आधार पर। तो आज के सेशन बहुत बातें होंगी। हम इस देखते हैं कि 14वें लुई के शासन काल में, और लुई कहाँ रहते हैं? फ्रांस के तहत है। तो 14वें शासक लुई राजा रहते हैं। उन्हीं के शासन काल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की ये होड़ लगती है और स्थापित भी हो जाती है, और वह पुनः भारत के लिए दौड़ स्टार्ट करती हैं। 1669 में 1669 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री तो भारत में खोल ही देती है। लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि 1669 में सूरत में, बोले तो गुजरात की एक शहर जो अरब सागर पर, क्या है, अरब सागर पर के तट पर बसा सूरत। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि सूरत में तो अंग्रेज अधिकारी भी, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी। लेकिन मैं कम्बिनेशन कराऊंगा जब मैं अंग्रेजों को पढ़ाऊंगा कि 1608 में जहांगीर से अनुमति मिलने के बाद फिर प्रतिबंधित क्यों कर दिया जाता है। 1669 में पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने सूरत में स्थापित कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी फैक्ट्री ये लोग भी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, बोले तो मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है, मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है, यहाँ खोल देते हैं। बातें
यही नहीं होती है इनकी स्ट्रेटजिक, इनकी रणनीति ये होता है कि 1673 आते आते बीजापुर के जो शासक रहते हैं उनसे आज्ञा प्राप्त करके ये लोग पुंडुचेरी सिटीज का स्थापना कर डाले। यानी कि जो अब पुंडुचेरी के नाम से जाना जा रहा है, जिसका नाम पहले पांडिचेरी हुआ करता था, और इन्होंने 1673 आते आते बीजापुर के शासक से अनुमति लेकर और यह पांडिचेरी शहर की स्थापना कर डालते हैं फ्रांसीसियों ने। इसके बाद हम देखते हैं 1742 ईस्वी में इन लोगों का दौर स्टार्ट होता है, जिस एक व्यक्ति को भेजा जाता है फ्रांस से भारत पे गवर्नर बनाकर, जिसका नाम रहता है डुप्ले। और डुप्ले सूझबूझ का बहुत इंटेलिजेंट्स वह व्यक्ति था। जब भारत में वह गवर्नर बन के आता है, कब? तो 1742 ईस्वी में। 200 साल बाद आप आएंगे तो 1942 की घटना होगी, और 1942 में होता है भारत छोड़ो आंदोलन, जो गांधी के नेतृत्व में मुंबई से स्टार्ट होता है। लेकिन 8 अगस्त की रात्रि और 9 अगस्त के सुबह का जो दौर रहता है, हो जाता है ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट ब्रिटिशों का। और हमारे जितने भी युवा क्रांतिकारी रहे, नरम दल के हों या गरम दल के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के धर्म के जो भी हों संप्रदाय के, उनको सभी को बंदी बना लिया जाता है, जेलों में अंदर कर दिया जाता है ऑपरेशन 0 चलाकर। लेकिन 200 साल पहले मैं बात कर रहा हूं, 1742 की समय रहता है। डुप्ले आता है फ्रांस से गवर्नर के पद पर और अपना नीति स्टार्ट करता है। और इसी के समय पे मजेदार कहानी स्टार्ट हो जाती है कि कर्नाटक युद्ध भी प्रारंभ हो जाता है। ये 42 चल रहा था। अब इस कहने का मतलब ये बनता है कि यदि इन लोग का एक चीज कॉमनली देखा जाता है कि यदि वे लोग फ्रांस में एक दूसरे से लड़ाई करते थे ना, तो उसका भैया बैठा इस भारत में भी उसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाता था कि मेरे भैया को तुम फ्रांस में छुए कैसे। अगर यहाँ पे भारत में एक दूसरे से विवाद उत्पन्न हो जाता था, तो यहाँ का बदला फ्रांस में लिया जाता था ब्रिटिशों से, या ब्रिटिश उससे बदला लेते थे। यानी कि बदले की भावना तो कूट कूट की भरी हुई थी। कारण रिजल्ट यह रहा कि कर्नाटक युद्ध भी हुआ और जबरदस्त हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ, और समझौता हुआ कहीं और, लड़ाई हुई कहीं और, समझौता हुआ कहीं और। शासन काल चल रहा था इन लोगों का। 1742 में जब समय आया था तब विद्रोह आपस में कलह चल रही थी। तभी तो 1746 से 48 के बीच में कर्नाटक फर्स्ट वार हो जाता है। किससे? इंग्लिश बोले तो अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसियों से। क्या बनता है देखिएगा। नोट में हम बताना चाहते हैं कि फ्रांसीसियों क्या करते हैं। फ्रांसीसी भारत के क्षेत्रों पर ज्यादातर तो अधिकार नहीं होता है, एक कॉमनली है, किंतु हार जाने के बाद भी, टूट जाने के बाद भी, किनसे हार जाने के बाद? अंग्रेजों से हार जाने के बाद भी ये लोग भारत में 1956 ईस्वी में देश के आजादी के बाद, देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बन जाने के बाद 1956 में फ्रांसीसी भारत को छोड़ते हैं। हमने देखा पहले सेशन में हमने बात किया था पुर्तगालियों का कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा को भेजा जाता है भारत के लिए। 3 जहाज थी और उनके साथ में उनका बड़ा उसका भाई भी हुआ करता था वास्को डिगामा का, और उनकी संख्या थी 100।
लेकिन जब वह पुनः जब भारत से 99 में इंग्लैंड गया तो अब पुर्तगाल गया तो उसकी संख्या हो गई थी 1/3 की। हवाएं विपरीत दिशा में चल रही थी, उसके बावजूद भी वह भारत के लिए तत्पर रहा कि भारत पहुंच जाए, जो अंत में 1961 में जाते हैं सब। फ्रांसीसी भी कम नहीं रहे। देखिए साहब, ये 1669 में ये कंपनी स्थापित करते हैं, जाते हैं 1956 ईस्वी में। यहां मैं लिखा हूंगा शायद, हाँ, आज़ादी के बाद 1956 ईस्वी में ये लोग वापस कहाँ जाते हैं? फ्रांस जाते हैं। और मज़े की बात यह है मेरे मित्र कि आज मैं फ्रांसीसी पढ़ा रहा हूँ और इसी जनवरी मंथ के 26 तारीख को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जी इस रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आगमन हो रहा है। इसके पहले मैं अवगत करा दूं करंट अफेयर्स की दुनिया में कि यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब भारत आने वाले थे, लेकिन कुछ रणनीतिक रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाने के कारण, एंड मैं नहीं, ये रिपोर्ट बताती है। और दूसरी पॉइंट, जो बाइडेन की शेड्यूल बिजी हो जाने के कारण भारत सरकार ने इसकी जानकारी दिया और बताया कि इसके मुख्य अतिथि 26 जनवरी 2024 के इमैनुअल मैक्रोन साहब होंगे, जो आ रहे हैं भारत आगमन पे। बातें यही खत्म नहीं होती है। फ्रांस 1956 में तो जाता है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में भारत और फ्रांस की जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा चल रहा है। हम देखते हैं कि आइए कि कर्नाटक युद्ध में कौन हारता है, कौन जीतता है और कब कब ये घटना चक्र चलती है। समय रहता है, प्रथम युद्ध होता है कर्नाटक फर्स्ट वार 1746 से 48 के मध्य। बोले तो यह लगातार 2 वर्षों तक, कब तो प्लस 2 वर्षों तक यह युद्ध चलता है। कारण क्या बनता है देखिएगा। कहा जाता है, एक खिस्सा है बिहार में कि जौना चलते अलगा भैनी, जौना चलते अलगा भैनी उहे मिलल बाखरा। माने जिसके कारण हम जुदा हुए और उसी के एवज में वही हमको मिल गया, तो हमसे जुदा होने का आशय क्या रहा? ये आपस में व्यापार करने आए थे और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए आपस में दोनों लड़ गए। बताइए ना। फिर समझौता होता है, एक्स-ला-शापेल संधि 1748 में। 2 सालों के बाद 1748 में इन लोगों का समझौता होता है। देखें ना, ये लोग बुद्धिजीवी थे। फिर थोड़ा कहते हैं कि रेस्ट कर लेते हैं साल भर। भाई लड़ाई हुई, हरासमेंट हुआ, फिर रेस्ट कर लेते हैं महज 1 साल। और कर्नाटक युद्ध स्टार्ट कर देते हैं 49 में, 1749 में। और 1749 से लेकर, और इसमें तो दर्दनाक 5 साल की वृद्धि हो जाती है मेरे मित्र, मेरे दोस्त। 5 साल 54 तक, 1754 ईस्वी तक कर्नाटक सेकेंड वार ये युद्ध करते हैं। युद्ध किन से होता है? फ्रांसीसी वर्सेस इंग्लिश। 54 था, आगे हम बढ़ाएंगे। 1760 की तो बातें बहुत दिलों को छू जाता है, मैं बताऊंगा। इसमें होता है हैदराबाद कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होती है। कहाँ? हैदराबाद। और कहाँ? तो कर्नाटक के उत्तराधिकार खातिर कि शासक आप नहीं, शासक हम भी हैं।
राजस्व की गिनती, राजस्व की चहल पहल क्यों आप करेंगे? जहाँ से आप आए हैं वहाँ से हम भी आए हैं, हम आपसे पीछे क्यों रहेंगे? समझौता जाकर पुंडुचेरी में होती है। समझौता जाकर 1755 ईस्वी में 54 में युद्ध समाप्त हो जाता है। कर्नाटक सेकेंड वर्ल्ड वार बार वर्ल्ड वार आ रहा है, सॉरी, 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक कर्नाटक सेकेंड युद्ध लड़ा गया, जो कि 1755 ईस्वी में पुंडुचेरी में समझौता होता है। इसके बाद ये लोग मानते तो नहीं हैं, मानते हैं एक युद्ध करने के बाद, मतलब कि 1756 में 55 में समझौता हुआ और एक साल के तुरंत बाद 1756 में ये लोग फिर युद्ध कर लिए, कर्नाटक थर्ड वार। 56 से लेकर 63 के बीच तक ये लोग युद्ध करते रहे, यानी 4 साल इसमें का, 3 साल उसमें का, 7 साल ये लोग युद्ध करते हैं, जिस युद्ध का नाम दिया जाता है वांडीवास का युद्ध। एक तरफ काउंट लाली रहता है तो दूसरे तरफ आउटकुट रहता है, यानी कि उस समय तक डुप्ले को फ्रांस बुला लिया जाता है और फ्रांसीसियों का कहीं न कहीं पतन का कारण यही बनता है कि जब डुप्ले को फ्रांस बुला लिया जाता है, क्योंकि डुप्ले ने अंग्रेजों की स्ट्रेटजी, रणनीति साम दाम दंड भेद समझ रहा था। कारण तो यही बनता है ना कि 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है। भैया ये वांडीवास का युद्ध होता है, यह समय 1760 का चलता है और यह कहाँ है? बंगाल के क्षेत्रों में। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिशों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से कुचल दिया। इतना ही नहीं, कुचलने के बाद 1760 ईस्वी में उन लोगों ने साबित कर दिया कि भारत पर कोई अगर पावरफुल व्यक्ति है, पावरफुल कंपनी है, तो वह है ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कंपनी। उसके अलावा कोई और भारत पर शासन करने का हिम्मत नहीं उठाएगा। देखे ना, ये होती है पावर, और पावर को ये कायम रखते हैं, पावर को कायम रहते हैं। बीच बीच में आर्टिकल 72 बताने का प्रयास करिएगा, संविधान के 72 क्या कहता है, 72 आर्टिकल में क्या कहता है, तो आप सब जानते होंगे। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। और 76 में क्या कहता है, आर्टिकल 76 में भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी। 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी। ये करंट अफेयर्स का नहीं, पॉलिटी का पॉइंट है, 2 पॉइंट मैं देना चाहता हूं। चलिए, 1760 की युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर दिया गया। यह मालूम चल गया कि कोई भारत में शासन करेगा तो अधीनस्थ होकर करना पड़ेगा, किनके साथ, तो अंग्रेजों के साथ। अब स्टार्ट होती है ब्रिटिशों का शासनकाल भारत पर। किस पर? भारत पर। हाथ और पैर की जो गणना किया जा सके, इतना ठंड लग रहा है कि किसी चीज में हम अपना पैर डाल रखे हैं ताकि ऊपर से, क्योंकि मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर जूता चप्पल नहीं पहन कर सकते हैं, इसलिए मैं जो है कि उसको हॉट करने के लिए, गर्म करने के लिए मैं किया हूँ, लेकिन गर्म हो नहीं पा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल भारत पर ये इनकी उद्देश्य क्या बनती है। शुरुआत में तो चाहते थे कि व्यापार करें, व्यापार के लिहाज से ये जो रहते हैं ना, जॉन मॉडर्न साहब,
भारत आते हैं। मैंने पूछा था ना कि जॉन मॉडर्न ने क्या किया, ये स्थल रूट तरीके से यानी कि स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में ये भारत आए थे जॉन मॉडर्न साहब। लेकिन इनका उद्देश्य कुछ और था। मुंह में राम बगल में छुरी, ये तो आए थे व्यापार करने के लिए। लेकिन यहाँ की स्ट्रेटजी हम सब की कमी को जैसे इनको अवगत हुआ, जानकारी हुआ, इन्होंने सोच लिया कि भैया यहाँ तो भूमि भी मिल सकती है, थोड़ी सी मेहनत करने की बात है। और वहाँ अपनाया गया रिलीजन को, ईसाई धर्म का प्रसार कराया। आगे देखते हैं। यानी भूभाग तो पहले समय यह सोच नहीं थी, लेकिन वंडरफुल कंडीशन दिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग्स ये परिवर्तित होना भी सीख गए और व्यापार के साथ साथ भूभाग पर ये अधिकार पैर पसारना, जमाना स्टार्ट कर दिए। आगे हम देखते हैं कि तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1599 ईस्वी में। कब होता है? 1599 ईस्वी में। अगर देखा जाए तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने यह कंपनी स्थापित करती है, लेकिन इसकी आधिकारिक रूप से अधिकार 1600 ईस्वी में ये दे दिया गया कि भारत के लिए आप 15 वर्षों के लिए व्यापार कर सकते हैं। एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा एक आज्ञा पत्र जारी कर दिया जाता है 1600 ईस्वी में, जिसे हम अधिकार पत्र के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी कंपनी, जो इसका पूरा नाम बहुत ही ललनटप है, इसका पूरा नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। क्या है? बैठ जाओ उधर। क्या है? द गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है? द गवर्नर और कंपनी मर्चेंट व्यापार के लिए ट्रेनिंग करती हैं टू द इनटू द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम रहता है, जिसे शॉर्टकट में हम EIC के नाम से जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। 1601 ईस्वी में पुनः तुरंत भारत नहीं आ पाए, व्यापार मार्ग से आना था, जल मार्ग से आना था। जावा, सुमात्रा, मलक्का के क्षेत्रों में ये लोग पैर पसारना प्रारंभ कर दिए। 1601 ईस्वी में सबसे पहले वहीं आए। कहाँ है? इंडोनेशिया के क्षेत्र देखिएगा, जावा, सुमात्रा, मलाक्का के क्षेत्रों में 1601 ईस्वी में ये लोग क्षेत्रों में आए और महज 3 सालों के बाद भारत के लिए, 3 सालों के बाद मतलब तो 1604 ईस्वी में भारत के लिए कदम बढ़ा दिए। जो इसका फ्यूचर रहा, पूरी भारत अंधकार में, डार्क एज के नाम से जाने लगा। अंतगत्वा, अंतिम समय आते आते भारत के तरफ कदम बढ़ा दिए। घटना उसी समय 1603 ईस्वी में हो जाती है। क्या हो जाती है कि 1603 ईस्वी में जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, जिसने 15 वर्षों के लिए
अधिकार पत्र जारी किया था उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ टेलर प्रथम की मृत्यु हो जाती है। बारीकियों से ध्यान दीजिएगा, शाम वाली जो टेस्ट होगा उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस ये बनेगा, क्वेश्चन मैं पूछूंगा। समय काल बीतता जाता है और 1608 ईस्वी के समय आता है और इंग्लैंड के महाराजा के रूप में जेम्स प्रथम के द्वारा एक राजदूत भेजा जाता है अकबर के दरबार में। कब? 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के द्वारा कैप्टन हॉकिंस नामक एक व्यक्ति को राजदूत के रूप में भारत पर भेजा जाता है, जो अकबर के शासनकाल उस टाइम चल रहा था, मुगल शासनकाल चल रहा था। आता है, ठीक है। तब तक पता चलती है कि जो यह समाचार पत्र आया जिनके नाम से, वो व्यक्ति इधर भी नहीं है। यानी कि उधर 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ टेलर की मृत्यु, तो इधर भी हो गया रहता है अकबर की मृत्यु। तब तक उसका पुत्र जहांगीर शासन कर रहा था भारत में, राइट। उसके दरबार में आता है और आज्ञा पत्र देखता है कि महाराज ये तो मेरे पिता के नाम से पत्र रहता है। कहता है वो तो मर गए हैं, मैं उनका पुत्र हूं। तो कहता है ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और मैं मिस्टेक कर रहा हूं कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने के लिए आगरा जाता है। कहाँ जाता है? कहिएगा। 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने के लिए आगरा जाता है वो। बड़े मजे की बात यह है कि बहुत ही शालीनता से कैप्टन हॉकिंस 400 मनसबदारी पर MOU कर लेता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर लेता है, पॉइंट कर लेता है। और इतना ही नहीं, कहता है हुजूर हमारी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, आप थोड़ा सा व्यापार करने के लिए दुकान खुलवा देते, अनुमति दे देते तो मैं दुकान खोल लेता। अनुमति तो मिल जाती है और 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में डाल लेती है। लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर ये जानकारी मिलती है कि कहीं न कहीं यह जहांगीर को नुकसान पहुंचा सकती है। यह फैक्ट्री जो भी हो, गलत सूचना हो चाहे जो भी, तुरंत अनुमति मिलने के बावजूद भी सूरत की कंपनी को स्थगित कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन व्यापारियों का ब्रेन को मापा नहीं जा सकता, ये लोग माने नहीं। और 1611 आते आते महज 3 साल के बाद आंध्र प्रदेश का शहर मछलीपट्टनम, बोले तो हम मछलीपट्टनम के भी नाम से जानते हैं, और मछलीपट्टनम में ये लोग अपनी कंपनी स्थापित कर दिए, स्थापित किए। अनुमति नहीं मिला, प्रतिबंधित कर दिया गया। और 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पूर्ण रूप से कहा तो मछलीपट्टनम में ये क्या होता है
मछलीपट्टनम में अपनी कंपनी स्थापित कर देते हैं। उसके बाद बात मानते नहीं हैं, उनकी पैसा लगा रहता है ना, व्यापारी एक एक पैसा का हिसाब करता है, एक एक पैसा का हिसाब रखता है। आई मीन्स 6 अप्रैल 1613 ईस्वी में 2 साल के बाद फिर वही कंपनी जो प्रतिबंधित की गई थी सूरत में अनुमति लेकर, और पुनः 6 फरवरी 1613 ईस्वी में ये लोग सूरत में कंपनी स्थापित कर लिए, और 1611 ईस्वी में ये पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम के कहाँ, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में ये कंपनी स्थापित कर लेते हैं। देन आगे देखते हैं। 1615 ईस्वी में फिर एक राजदूत आ टपकता है जिसका नाम रहता है टॉमस रो। क्या नाम रहता है? टॉमस रो। और टॉमस रो जो है क्या होता है कि जहांगीर के दरबार में आता है। किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में आता है और अनुमति लेता है, ए हुजूर हम आपसे ना रिलेशन बनाना चाहते हैं, अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, मतलब कि हम आपके मित्र बनना चाहते हैं। डन। अब आप सब स्क्रीनशॉट मारना हो तो ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कंटेंट ऊपर के मिटाएंगे और कंटेंट गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। चलिए ले लेंगे होंगे। अब हम अपनी गाड़ी को धीरे धीरे क्रम वाइज से बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कि समय काल बहुत ही गंदी चल रही थी। गरीबी रेखा से नीचे देखा जाए तो यह समय चल रहा था इनके लिए। किनके लिए? अंग्रेजों के लिए। जो होना रहता है वो हो ही सकता है। मतलब कि समय चलता है 1661 ईस्वी का समय का, और इंग्लैंड के एक राजा होते हैं राजकुमार। हम इंग्लैंड के जगह यूके लिख दे तो कोई दिक्कत है नहीं। राजकुमार जिनका नाम रहता है चार्ल्स सेकेंड। भाई साहब बहुत गजब के व्यक्ति थे। अब देखिएगा, कनेक्टिविटी बैठाइएगा। ये यूके है ना, इंग्लैंड है ना, तो इंग्लैंड के राजा राजकुमार थे तो ये अंग्रेज हो गए। डन है। वर्सेस अब लव के मामले में कहे तो या जो भी माने तो ये पुर्तगाली एक महिला से जिनका नाम रहता है कैथलीन से क्या कर लेते हैं तो विवाह कर लेते हैं। यह अशोक, बिंदुसार और बिंबिसार जैसे शासक जैसा हड़प नीति तो नहीं अपनाते। कहने का आशय राज विस्तार के लिए तो शादी नहीं किए। देखेंगे कैथरीन जो पुर्तगाली रहती है, क्या रहती हैं तो पुर्तगाली रहती हैं और इधर अंग्रेज। और राजकुमारी हो जाती हैं जिनका नाम है ब्रेगांजा। कैथरीन का नाम होता है ब्रेगांजा, और ब्रेगांजा से शादी करेंगे भाई तो जाहिर सी बात है कि दहेज कुछ मिलेगा। भले आज के सोसाइटी समाज ने दहेज को कुंठित कर रखा है, दहेज को सब कुछ मान रखा है,
तो उनको यह दहेज दिया जाता है अपनी बेटी को कि इमरजेंसी के समय वह पैसा या धन काम आएगा। तो दहेज में इनको मिलता है राजकुमार चार्ल्स सेकंड जी को बॉम्बे, जो अब क्या हो गया है, मुंबई अब हो गया है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बोले तो राजा हैं, ठीक है। मुंबई को मिल जाता है इनको दहेज में। और साहब ये ब्रिटिश करे तो क्या करे, राजकुमार क्या करे, तो ये राजकुमार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किए कि 1668 ईस्वी आते आते 1668 ईस्वी आते आते ये साहब 3000 रुपये, कितने पे, सॉरी 10 पाउंड, 3000 का रहे हैं, 10 पाउंड पर ये वार्षिक किराए पर दे दिए, किराए पर दे दिए। मतलब कि भैया हमको आप वार्षिक पाउंड, मतलब 10 पाउंड पर दहेज में मिल गया मुंबई। और मुंबई क्या होता है, ये किराए पर दे देते हैं, ठीक। तो आज के सेशन हम दोस्त यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, टेक केयर।